ऑल ऑफ यू, फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर चर्चा करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष अनिवार्य विषय पर्यावरण अध्ययन के बारे में। और ये पार्ट 2 है सेशन का, और सेशन फर्स्ट अपन लगा चुके हैं जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन थे, इसकी हम अपन चर्चा कर चुके हैं। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, फर्स्ट क्लास नहीं ली, वो एक बार फर्स्ट क्लास जरूर देखेगा। और सेकंड जो क्लास है इसमें भी अपन 10 क्वेश्चन रखेंगे, और मैंने बताया कि मैंने 30 क्वेश्चन व्याख्या सहित आपके सामने रखूंगा, जिसमें से 1% बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी। वैसे ये अनिवार्य विषय है, उसमें आपको 36 क्वेश्चनों की आवश्यकता होती है, यानी 36 मार्क्स की आवश्यकता होती है। और ये आपको लगभग, आपको मैं कह रहा हूँ कि पासिंग मार्क अपने चाहिए होते हैं, बाकी ज़्यादा अंक लाने से कोई विशेष कोई आवश्यकता ही नहीं है। चलो इस सेशन को अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रश्न आता है, संकटग्रस्त प्रजाति लाल रेड जो होती है ना, रेड डाटा बुक कह सकते हैं या लाल आंकड़े की पुस्तक के प्रकाशन कौन करते हैं? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है ICUN या WWF या UNO या फिर UNEP। ठीक है, तो पहले व्याख्या देख लेते हैं, इसके बाद में अपन आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है ना, तो ये इसकी जो फुल फॉर्म है इनकी याद कर लेना। और इनका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसका उद्देश्य यानी पर्पज क्या है, ये क्या कार्य करती हैं? तो विश्व स्तर पर विभिन्न जातियों की संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला सर्वोच्च संगठन है, या मैं कहूं कि रेड डाटा बुक जारी करने वाली संस्था यही है। ठीक है ना, संकटग्रस्त जो प्रजाति है ना उनकी रेड डाटा जारी करती है, ताकि ये कि जो हमारे जो प्रजाति हैं ये क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है। इसको अपन क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक। अपेक यानी ऑस्ट्रेलिया उत्पादन देशों का संगठन है, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। यूनिसेफ, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। इसका जो मुख्यालय अमेरिका के अंदर है, न्यूयॉर्क शहर अमेरिका के अंदर है। अगला यूनेस्को, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल और साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। इनकी जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस के अंदर है। WWF याद कर लेना, ये सारी इंपोर्टेड है, इनकी फुल फॉर्म याद रख लेना, इनके मुख्यालय याद रख लेना। WWF का फुल नेम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष। इनका भी मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है। UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका जो मुख्यालय नैरोबी केन्या के अंदर है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और ये याद कर लेना भाई, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो हेग नीदरलैंड की इसका मुख्यालय। सार्क काठमांडू नेपाल में है इसका मुख्यालय। और 8 देशों का ये संगठन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका गठन याद कर लेना 24 अक्टूबर 1945। इनका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क। इनके टोटल वर्तमान में सदस्य कितने, तो 193 सदस्य हैं, तो ये याद कर लेना। अब इसका आंसर मैं बताता हूँ कि आंसर होता है ए, यानी ICUN। ठीक है ना, तो 11 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर ए होगा। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देख लेना। आपको है ना, जो रिसर्च सेंटर है या फिर अनुसंधान संस्था है, इनमें आपको 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये मेरे इंपोर्टेंट है, वो एग्जाम की दृष्टि से वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, वन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जोधपुर या देहरादून या फिर बेंगलुरु या फिर शिमला। तो इसको व्याख्या से पहले अपन व्याख्या कर लेते हैं इस प्रश्न का हल करने से पहले। तो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ है? नागपुर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर। ये मोस्ट है, सारे ये याद कर लेना, आप नोटबुक में ऐड कर लेना, जो भी आपकी याद नहीं हो रही है ना वो ऐड कर लेना। और इसके बाद में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था नागपुर, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र बेंगलोर, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून या भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता। ये भी बार बार आता रहता है।
ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्था झांसी, भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान नई दिल्ली, और भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे में, ये भी याद कर लेना। और केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद झारखंड, और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था ये जादूपुर झारखंड के अंदर। और ये काजरी याद कर लेना, काजरी की फुल फॉर्म, और इसके साथ यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो काजरी का मतलब होता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है जोधपुर में। शुष्क वन अनुसंधान संस्था यानी अफ्रीका मुख्यालय भी जोधपुर में, इसकी फुल फॉर्म में आती है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था, ये भी पूछा जा चुका है, तो रुड़की में। भारतीय रिमोट सेंसिस संस्था कहाँ है, तो भी देहरादून में। ये सारे प्रश्न आप तक आ चुके हैं, और ये भी मैंने यहाँ पे इस तरह यानी यहाँ पे एक साथ यानी अनुसंधान केंद्र मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो वन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है देहरादून, और शुष्क वन अनुसंधान या शुष्क आपसे पूछा जाए तो आएगा जोधपुर, ठीक है ना। तो ये जोधपुर वाला, ये भी देखो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, तो काजरी मुख्यालय, तो इसका जो आंसर होगा देहरादून होगा। तो इसमें 2 प्रश्न आपको डेफिनेटली मिलेंगे। अब 2 प्रश्न यहां से आते हैं भाई, जो कल अध्ययन होते हैं ना, किसी भी शाखा का जो अध्ययन होता है, इसमें 2 प्रश्न पक्के आते हैं, 2 एक तो डेफिनेटली आएगा, और यहाँ से आपको हूबहू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मत्स्य पालन का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है, तो सबसे पहले देखिए सेरी कल्चर, एपी कल्चर, पीसी कल्चर, राइनो कल्चर। तो इसका आंसर देखिए आप बता सकते हैं। पीसी का मतलब होता है फिश, मतलब मछली होती है, कल्चर मतलब होता है कृषि करना, ठीक है, तो अध्ययन करना, तो पीसी कल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अलावा इससे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन सी जो कल्चर है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, तो ये आपको याद करके जाना है, यहाँ से कहीं भी कोई भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। एपी कल्चर होता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन, सेरिकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन, और पीसी कल्चर का मत्स्य पालन, और माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, और पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, और ऑर्निथोलॉजी ये याद कर लेना भाई पक्षियों का अध्ययन होता है, और एंटोमोलॉजी का कीटों का अध्ययन, और डेट्रोलॉजी होता है वृक्ष व झाड़ियों का, ये भी याद कर लेना इसके साथ। और बाकी एपी सेरी पीसी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों ऊपर, वो जो ऊपर वाले है ना, तीनों इंपोर्टेंट है। इसके बाद में ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन, तो ये नीचे वाला भी याद कर लेना, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब अपन कुछ संस्था हैं जिनके जनक या इनके जो नाम है ये आते रहते हैं, प्रश्न एक प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाता है। तो इकोलॉजी शब्द नाम दिया था, तो किसने दिया था, देखो सर्वप्रथम इकोलॉजी पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग रिटर ने किया था, रेटर या रिटर एक ही नाम है, ठीक है। तो भारत में इकोलॉजी पारिस्थितिक तंत्र का जनक है आर मिश्रा, और पारिस्थितिक तंत्र नाम किसने दिया, ई हेकल ने, और सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द टेंसले ने दिया, और पारिस्थितिक पिरामिडल की अवधारणा किसने दी, एल्टन ने, और वर्षा जल संग्रहण सर्वप्रथम नाम दिया था न्यूमैन में। तो ये सारे याद कर लेना आप, यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा। तो इकोलॉजी शब्द आप बताइए सबसे पहले, या इकोलॉजी शब्द दिया था किसने दिया था, रिटर ने दिया था, ठीक है, ये याद कर लेना। अब भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था, तो हरिकोटा के अंदर, या पोखरण के अंदर, या बालेश्वर, या बेंगलोर। तो इसकी पहले व्याख्या देखेंगे, इसका फिर आंसर अपन करेंगे। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने व्याख्या यहाँ पे लेके आया हूँ, वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का प्रथम जो विस्फोट हुआ था, परमाणु विस्फोट हुआ था, वो हुआ था 6 अगस्त 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने क्या किया था, जापान के हिरोशिमा नामक स्थान पर यानी लिटिल बॉय नामक बम यहाँ पे गिराया था। तो ये भी याद कर लेना है आप, ठीक है ना। विश्व का प्रथम जो परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था, तो हिरोशिमा शहर के अंदर, ठीक है, कब, ये याद कर लेना। सेकंड जो नागासाकी, ये भी जापान के अंदर है। इस सेकंड परमाणु बम का नाम फैटमैन रखा गया था, और भारत के अंदर सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया गया था। इसके समकालीन भारत के तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। इसके बाद में 11 और 13 मई 1948 के दिन भारत के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया था, राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों आप एंगल से, एग्जाम के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद कर लेना। वैसे सारे एंगल से याद कर लेना, और भोपाल के त्रासदी 100% प्रश्न आता है, ये मैं आपको बता दिया। ये
आपको क्या पूछेगा, इसमें आपको गैस पूछेगा कि मिथाइल आइसोसाइट गैस से क्या हुआ था, यानी ये त्रासदी हुई थी, ठीक है ना। कब घटना हुई थी, 1984 के अंदर, ये याद कर लेना। समोग दुर्घटना लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर हुआ था। और चेर्नोबिल नाभिक परमाणु दुर्घटना, ये उस टाइम सोवियत संघ की ये घटना है। वर्तमान में ये यूक्रेन के अंदर है, पहले ये सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था 1991 से पहले, अब तो एक स्वतंत्र देश है। और ताजमहल का संगमरमर पीला पड़ने की वजह है अम्लीय वर्षा, SO2, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोखरण, राजस्थान। अगला, भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ स्थित है? एक बांध से प्रश्न पक्का आता है, ये याद कर लेना आप, ठीक है ना। तो सबसे लंबा बांध कहाँ पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध, ये भारत का नहीं पूरे विश्व का, ठीक है ना। भाखड़ा नांगल बांध या टिहरी बांध या गांधी सागर बांध, तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? हीराकुंड बांध। और अब आप बताइए मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट है इनके बारे में आप जानते हो या नहीं? ये मोस्ट इतनी मोस्ट है कि हर एग्जाम में आपको पूछा जाएगा और यहाँ से एक प्रश्न पक्का आएगा, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, ये महानदी पर स्थित है। इसकी जो लंबाई लगभग यानी 5 किलोमीटर के बराबर है। और भारत में सबसे ऊंचा नदी का ऊंचाई पर स्थित जो नदी का जो बांध है वो है टिहरी बांध, ठीक है। ये उत्तराखंड भागीरथ नदी पर स्थित है। भारत के सबसे बड़ा अगर बांध के पूछे ना क्षमता की रूप में, तो भाखड़ा नागला बांध आएगा, जिसे अपन सतलज नदी पर स्थित है, 225 फीट इसकी हाइट है, ठीक है ना। ये तो ऊंचाई मतलब है, ये पहाड़ों के ऊपर है, ये समुद्र तल से ऊंचाई पर है, ठीक है। और भारत का कौन सा? ये टिहरी बांध समुद्र तल से ऊंचा है। भारत का पहला और सबसे पुराना जैवमंडल कौन सा है? तो नीलगिरी जैवमंडल है, जो 3 राज्यों से इसका जो विस्तार है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में, और ये मैंने बताया था इसका नाम हेली राष्ट्रीय पार्क है। और इसमें 1973 के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट सर्वप्रथम यहाँ पे लॉन्च की गई थी। भारत का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो मणिपुर लोकटक झील में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? मैग्रोवन कहा जाता है। मैग्रोवन यानी ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बीच का दलदली क्षेत्र है। और ये सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो सुंदरवन याद कर लेना, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहाँ पे बंगाल रॉयल्स टाइगर पाए जाते हैं और सुंदरी नामक वृक्ष भी पाए जाते हैं बहुतायत। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। और राजस्थान की गंग नहर भी याद कर लेना, राजस्थान की गंग नहर भी राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर आती है। भारत में सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना है। भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और दूसरा सांबर राजस्थान में। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील, ये जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थारका मरुस्थल। और विश्व में सबसे ज्यादा जो वर्षा होने वाला स्थान कौन सा है? तो मानेसराम चेरापूंजी मेघालय में, ये आता रहता है, ये याद कर लेना, वुलर झील वाला और चेरापूंजी वाला, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब रोग से संबंधित एक प्रश्न आता है, पक्का आता है। तो मलेरिया रोग का संबंध प्रोटोजोआ जनित रोग से है या विषाणु जनित रोग से है या आनुवंशिक रोग से है या जीवाणु जनित रोग से है? तो इनको भी अपन पहले व्याख्या देखेंगे, इसके बाद में इसका प्रश्न का हल करेंगे। सबसे पहले देखिए, मलेरिया रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है। रोग इसका कारक होता है वो है तो है प्लाज्मोडियम। रोग वाहक होता है मादा एनोफिलिस मच्छर होता है। उपचार कुनेन से किया जाता है, जो सिंकोना नाम का एक वृक्ष होता है, इनकी छाल से कुनेन प्राप्त किया जाता है। तो ये सारे मलेरिया तो आप याद ही कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके बाद में एडिस की फुल फॉर्म याद कर लेना, AIDS का होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका जो रोग जो कारक होता है वो होता है HIV। और HIV की भी फुल फॉर्म याद कर लेना, ह्यूमन इम्यूनिटी डेफिनेस वायरस। और विश्व एडिस दिवस कब बनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को बनाया जाता है। और एडिस को का परीक्षण करने के लिए जो यंत्र होता है वो होता है एलिसा, तो ये याद कर लेना। पोलियो, ये विषाणु जनित रोग है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जॉन साल्क ने की थी। और ड्रॉप यानी जो दवा होती है ना, जो मुंह में पिलाई जाती है,